नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काले धन को रोकने के लिए प्रशासनिक सुधार तेज करने पर जोर। G20 के नेताओं से कहा, आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर बनाएं रणनीति। जम्मू कश्मीर सीमा पर चीन दे रहा है पाकिस्तान के सैनिकों को ट्रेनिंग। BSF की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा, चीन से विरोध जताएगा भारत। छत्तीसगढ़ ऑपरेशन मामले में बड़ा खुलासा, बांटी गई दवा में चूहामार जिंक फॉस्फाइड के मिले होने की आशंका। राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर लगाया गैर जिम्मेदारी का आरोप। चौवन जिलों में घरेलू गैस सिलेंडर पर नकद सब्सिडी योजना की शुरुआत। सब्सिडी बिल में सालाना 8,000 करोड़ की बचत का अनुमान। जनवरी से पूरे देश में लागू करने की तैयारी। जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों से बीजेपी की अपील पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया, कहा संविधान के दायरे में रहकर हो बात। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। और पहली खबर में बात G20 की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी देशों को काला धन वापस लाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ब्रिक्स की अनौपचारिक बैठक में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने इसके लिए प्रशासनिक सुधारों पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के 5 सदस्यों की बैठक के जरिए ये संदेश दे दिया है कि G20 की बैठक में भी ये मुद्दा छाया रहेगा। We can promote new models of governance and financing while maintaining the highest banking standards. We should also make it more participatory. We need to work towards their early implementation. प्रधानमंत्री ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को राजनीतिक दबाव से बचाने की जरूरत बताई है। Efforts should be made to insulate reform process from political pressures. He also added that reform process should lead to simplification of processes and it should lead in by itself to reform of governance mechanisms and governance processes. प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन की बात भी उठाई। उनकी बात का समर्थन अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया। But in this engagement, we are also encouraging China to adhere to the same rules as other nations, whether in trade or on the seas. And in this engagement, we will continue to be frank about where there are differences. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकवा ओलांद से अलग अलग मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हो रहे इस G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत यहाँ के मूल निवासियों के बंजारा नृत्य से हुई। As you look around the world, there are many difficulties and problems. There are problems in the Middle East. There are problems in Eastern Europe. There are terrible problems in West Africa. Growth has been fragile. But the message that should come from us over these next 2 days is a message of hope and optimism. G20 का खुला सत्र रविवार को होगा, जिसमें सदस्य देशों के प्रमुख अपनी बातें औपचारिक रूप से कहेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा साहब, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हैं। कमर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो ब्रिक्स कंट्रियों के अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई और जो बड़ा मुद्दा उन्होंने था कालाधन को लेकर, किस तरीके से भारतीय सरकार इस पर आगे बढ़ती दिख रही है? लेकिन अगर मैं कहूं कि जिन देशों के साथ बैठक हुई है, वहां से किस तरह के सपोर्ट की उम्मीद नजर आती है? देखिए, ये सभी देश परेशान हैं। ब्रिक्स के ज़्यादातर, रशिया का भी बहुत काला धन दूसरे देशों में है। फिर उसके अलावा ब्राज़ील से भी गया है, हम सभी लोग जानते हैं। साउथ अफ्रीका की भी ये टैक्स इविजन होता है, उसको बचाने के लिए ये बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये नहीं कि केवल इंडियन मूल के लोग इन्वॉल्व हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। हर देश का यही दर्द है। हाँ, नहीं, वो यहाँ पे से भी अपना काला धन टैक्स बचाने के लिए ले जाते हैं। खुद अमेरिका ने कितना काला धन स्विट्ज़रलैंड और दूसरे बैंक से निकलवाया। तो ये एक मुद्दा, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इसमें बात अच्छी ये है कि हिंदुस्तान ने और ख़ासतौर से मोदी जी ने इसकी पहल की, जिसको काफ़ी वहाँ के
राष्ट्रों ने उसका खैर मकदम किया, सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बात, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि एक तो मालूम करना ये बड़ा मुश्किल काम है कि कितना, किस मुल्क में, किस बैंक में ये धन मौजूद है। बहुत ही मुश्किल काम है ये। देखिए इनके ऑपरेशन इतने बड़े होते हैं। ये ऐसे ऐसे बैंक हैं जो किसी को अकाउंटेबल नहीं है, आइलैंड्स में है या दुबई या ऐसी जगहों पे हैं जहाँ जाता है, मॉरिशस, ये सब बड़े सेंटर हैं जहाँ से पैसा जाता है और तुरंत दूसरे मुल्कों में शिफ्ट होता जाता है। एक जगह से दूसरी जगह ये घूमता रहता है बहुत स्पीड से। तो उसको कंट्रोल में लाना, पता करना बड़ा। दूसरी बात ये कि हमको अपने रिफॉर्म्स करने होंगे कि इंडियन बैंक्स जो हैं इनके थ्रू ये काम ना होने पाए। इसलिए कि ये दिखाया जाता है जेन्युइन इन्वेस्टमेंट या किसी के नाम पे जाते हैं या गलत सलत कंपनियों के ख़रीद में, शेयर्स के परचेज में, इसमें उसमें बहुत चीज़ें। तो जानकारी साझा करने की पहल की बात हो रही कि सभी देश अगर कोई भी अकाउंट किसी कंट्री के जहाँ पर बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर कोई अकाउंट खोला जा रहा है जहाँ पर एक बड़ा, मैं कहूँ कि जमा हो रहा है, उसकी ट्रांजैक्शन को साझा किया जाए। क्या ये एक जो विकल्प है, एक जो अस्त्र है, ये कुछ कारगर होगा? देखिए शुरुआत तो कम से कम हुई, पब्लिक ओपिनियन बनी, सरकारें अब इस बात पे सोचने लगी, तो मैं समझता हूँ ज़रूर कारगर होगा। यह है कि निकालने में समय लगेगा और ये है कि पूरा धन निकालना असंभव है। इसलिए कि ये बैंक के ऐसे ऐसे रूल हैं कि इन बैंक्स में एक बार आप पैसा तो ले जा सकते हैं, जिसने जमा किया है उसको भी वापस लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ, कहा जाता है कि वन वे ट्रैफिक है, इसमें आप पैसा ले जा सकते हैं, यहाँ से निकाल नहीं सकते। इसलिए कि ये काला धन होता है। अगर आप बैंक से निकालिए या कुछ कीजिए तो वो लीक होने लगती है, बातें खबरें फैलने लगती हैं, तो वहाँ पे केस चल जाते हैं। तो इससे निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पहल है और इससे कम से कम एक पब्लिक ओपिनियन भी बनी है और इसके ऊपर एक दबाव यहाँ के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पे पड़ा है। मैं समझता हूँ अगर इतना ही हो जाए कि जाना बंद हो जाए और जितना आ सकता है, लाया जा सकता है, वो आ जाए, ये एक बड़ी बात होगी। और मैं अगर आऊँ G20 की बैठक में जहाँ पर खुला सेशन कल होगा, जब भारत का जो एजेंडा है उससे पहले ये कि भारत की जो मौजूदगी है और जिस तरीके का रिस्पॉन्स दिखता है, क्या वजह आपको दिखती है? देखिए कई वजहें हैं। एक तो भारत का साइज़, भारत का इकनॉमी 2 ट्रिलियन की हमारी इकनॉमी है। फिर तीसरी बात ये कि बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कि भारत के अंदर एक जितना बड़ा मिडिल क्लास है, मैं समझता हूँ इतना किसी दुनिया में किसी दूसरे मुल्क में नहीं होगा, लगभग 300 मिलियन का। फिर ये जो मिडिल क्लास है, यंग पॉपुलेशन है यहाँ की बहुत बड़ी, जो कि कंप्यूटर सेवी है, अंग्रेज़ी बोलती है। फिर उसके अलावा इसके लिंकेजेस हैं, बहुत बड़ा यहाँ पे एजुकेटेड मिडिल क्लास के साथ साथ टेक्निकल क्लास है जो किसी मुल्क में इतना बड़ा नहीं होगा, चाइना को छोड़ के। ये जो क्लास है इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है दुनिया का, बनना शुरू हो गया। और मोदी जी की जो पॉलिसी है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेक इन इंडिया का नारा है, मेक इन इंडिया का उन्हीं ने नारा दिया। और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर सेंटर, यहाँ की बैंकिंग, यहाँ का सिस्टम्स जो हैं बहुत ही मॉडर्न है। तो दोनों चीज़ें हिंदुस्तान में बन सकती हैं, बड़ा सर्विस प्रोवाइडर। तो ये कि उनके लिए जो बड़े देश हैं या जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अरब देश के लोग हैं जिनके पास सरप्लस मनी है, तो उनके लिए यहाँ पे अगर निवेश होता है, वो आते हैं यहाँ इन्वेस्ट करते हैं या अपनी फैक्ट्रीज़ खोलती हैं या यहाँ की फैक्ट्रीज़ में इन्वेस्ट, तो उनको प्रॉफिट मिलेगा बहुत ज़्यादा। दूसरे देशों में इतना प्रॉफिट, यूरोप में, अमेरिका में इस समय अगर आप इन्वेस्ट कीजिए तो आपको प्रॉफिट इतना नहीं मिल सकता। खुद यूरोप की कंपनीज़ बड़ी बड़ी यहाँ आ रही हैं इसी वजह से ये है। तो इसलिए ये म्यूचुअली दोनों के लिए अच्छा है। तो ये एक एजेंडा जो है ये बहुत अपील कर रहा है। दूसरी बात ये कि वेस्टर्न देश जो हैं, पश्चिमी जितने बड़े इंडस्ट्रियलाइज नेशन जिनको हम कहते हैं, ये इस समय मंदी के दौर से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से जो इनकी ग्रोथ है जो बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पा रही। और इस साल का फोरकास्ट ये है, वर्ल्ड बैंक, IMF का भी है, वर्ल्ड बैंक ने भी जिस बात को कही है, दोनों का मानना ये है कि इस दफ़े ग्लोबल ग्रोथ जो होगी वो स्लो होगी, यूरोप की भी की ग्रोथ काफ़ी स्लो होगी। तो इसकी वजह से काफ़ी चिंताएं हैं। तो उसमें निकालने के लिए ये जो डेवलपिंग नेशन है, ब्रिक्स के जैसे नेशन है, इनका रोल बहुत बढ़ जाता है और इंडिया का इसमें सबसे। और इसीलिए शायद जब मोदी जी पहुंचे ऑस्ट्रेलिया तो उन्होंने सबसे पहला जो कहा कि हमारा जो फोकस होगा कि जो विदेशों में लोग हैं जो कि निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो भारतीय हों या फिर दूसरे देश के लोग हों, वो भारत आएँ और निवेश करें। ये ज़्यादा धन बाहर का भारत लाने की तैयारी है। एक मोटा आंकड़ा ये कहता है कि करीब $70 अरब प्रतिवर्ष जो होता है वो विदेश में से भारतीय नागरिक अपने देश में भेजते हैं, निवेश करते हैं या किसी भी अलग अलग फॉर्मेट में। यानी कि रेमिटेंस जो उसमें लगता है वो करीब 10% के आसपास है। यानी कि बाहर से और भारत में भेजने का जो खर्चा है उसको भारत का एजेंडा है कि करीब 5% करने की
बात G20 में शायद उठाएगा। जी, ये बात इस तरह की चल रही है उन देशों से, और मैं समझता हूँ कि देखिए ज़्यादातर रिमिटेंसेस जो आते हैं वो मिडल ईस्ट से आते हैं। इसका 70 जो आप बता रहे हैं 70 अरब डॉलर, 70 अरब डॉलर, इसका कम से कम जो मेजर पार्ट है वो यहाँ से आते हैं, बिकॉज वहाँ वो लोग रख नहीं सकते, वहाँ बैंकिंग ही नहीं है इस तरह की, और इस तरह के रूल्स भी नहीं है, वो पूरा नहीं में। यूरोप अमेरिका में जहाँ पे और वहाँ पे भेजने में कोई ज़्यादा इतने टैक्सेस वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं है, इस किस्म की सख्तियाँ नहीं है। यूरोप वगैरह से लाना मुश्किल होता है, इसलिए कि वो वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे करते हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि एक अगर 5% हो जाता है तो ये काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर है। ख़ासतौर से जो बैंक के बॉन्ड्स हैं, इनका बड़ा अच्छा रिस्पांस हम लोग को मिलता है वहाँ पे जब जाते हैं। तो इस तरह से जो इंडिविजुअल्स हैं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मिला के बहुत बड़ी रकम हो जाती है, तो वो यहाँ पे आएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि हमको जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा भी उस लेवल का नहीं बन पाया जैसा कि चाइना ने बना लिया है या दूसरे देशों ने बना लिया है। तो हमको मोदी जी की कोशिश ये भी है कि किसी भी सूरत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जोर दिया जाए। रेल, रोड, रेलवेज़ में उन्हीं ने जैसे कहा है 100% FDI, फिर उसके बाद डिफेंस प्रोडक्शन में भी तकरीबन 49% के लिए कहा है। तो उम्मीद है कि इन सेक्टर्स में आएगी। और फिर उसके अलावा रोड का कार्यक्रम बड़ा अच्छा चल रहा है, हालांकि NDA फर्स्ट में शुरू हुआ था, बीच में काफ़ी थोड़ा स्लो हो गया था, दोबारा से पिकअप करने की उम्मीद है। हवाई अड्डे हमारे अच्छे बन चुके हैं, तो यह सामान। फिर जापान का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आना है। G20 में कि एक ऐसा संगठन है जिसमें डेवलपिंग और डेवलप दोनों नेशन एक ही जगह पे 20 देश इकट्ठा है, तो इसमें ये रहता है कि बड़ा अच्छा फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों इंटरेक्शन 2-3 दिन ये साथ रहेंगे, और इस दफ़े तो कई दिन से साथ हैं ये लोग। यानी कि आप कहेंगे एक बड़ी उम्मीद इसकी बन जाती है। और इसमें बिजनेस डेलीगेशन भी गया है, बायलैटरल टॉक्स भी हमारी सबसे हो रही है, जर्मनी से जैसे हुई, इंग्लैंड से आज हो गई, फिर उसके अलावा फ्रांस के हेड ऑफ़ द स्टेट से, और फिर अमेरिका से बराबर चल रही है बातचीत हेड ऑफ़ द स्टेट लेवल पे, और डेलीगेशन लेवल पे भी इन देशों से बातचीत चल रही है। और फिर साथ में ब्रिक्स की भी एक मीटिंग। बिल्कुल, तो हमें नज़र रखनी होगी कि अगले 2 दिनों में जो बैठकें चल रही हैं उसके नतीजे क्या आते हैं, और जो भारत का एजेंडा है, जो फोकस है, असल में वहाँ पर कितनी सफलता हासिल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, इस मसले पर बातचीत करने के लिए। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। BSF की खुफिया जानकारी के मुताबिक चीनी फौज पाकिस्तान के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के इरादे से आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में हैं, तो राजस्थान के श्री गंगा नहर सेक्टर में सीमा पार चौकियों पर रेंजर्स की जगह पाकिस्तानी सेना की तैनाती पर भी इस खुफिया रिपोर्ट में चिंता जाहिर की गई है। जम्मू कश्मीर में राजौरी सीमा से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार बने कैंपों में पाकिस्तानी जवानों को चीनी फौज की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है। BSF की खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के सियालकोट में आतंकवादियों का जमावड़ा देखा गया है, जो राज्य के चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश कर सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इसका कड़ा विरोध किया है। भारत सरकार ने प्रोटेस्ट किया है और चीन को बताया भी है कि जो हमारा जो इलाका है जम्मू कश्मीर में, जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करके रखा है, वहाँ पर आपका कोई गतिविधि या पाकिस्तानी फौजी या पाकिस्तानी के कोई भी एजेंसी हो, उनको सपोर्ट करना ये ठीक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान और पंजाब के सीमाई इलाकों में भी पाक फौज की गतिविधियों में बदलाव देखा गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर में सीमा पार चौकियों पर रेंजर्स की जगह पाकिस्तानी सेना की तैनाती हुई है, जबकि अबोहर और गुरदासपुर सेक्टरों के करीब पाकिस्तान ने नए वॉच टावर लगाए हैं। बातचीत के रिकॉर्ड से संकेत मिले हैं कि पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स भारतीय सैनिकों और संपत्तियों को निशाना बनाने की तैयारी में हैं। The recent BSF intelligence report regarding Chinese troops in POK has to be studied very carefully. The report seems to suggest that they are receiving weapons training. So this is a significant development. It needs to be studied very carefully. इस बीच जम्मू कश्मीर पहुंचे पूर्व सेना प्रमुख और विदेश राज्य मंत्री VK सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान से तब तक बातचीत नहीं की जाएगी जब तक वो संघर्ष विराम का उल्लंघन बंद नहीं करेगा। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू के आर्निया सेक्टर में गोलीबारी की है, जिसका BSF की तरफ से माकूल जवाब दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अलगाववादियों से बीजेपी की अपील पर राजनीतिक दलों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। उनका कहना है कि बातचीत संविधान के दायरे में होनी चाहिए।
बीजेपी ने शुक्रवार को अलगाववादियों से पाकिस्तान से बात करने की बजाय राजनीति की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की थी। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार को कहा कि बीजेपी के महासचिव राम माधव की अपील में कुछ नया नहीं है। कांग्रेस तो पहले ही यह बात कहती रही है। मैं समझता हूं कि इस बात की सैद्धांतिक रूप से शुरुआत बहुत पहले यूपीए और कांग्रेस ने की थी कि मेन स्ट्रीम में आने की आवश्यकता सबको है। बीजेपी तो सिर्फ उसको दूसरी तरह से दोहरा रही है, लेकिन वो परिधि होनी पड़ेगी संविधान की, या जैसे वाजपेयी जी ने भी कहा था, इंसानियत की। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपील के समय पर सवाल उठाया है। पार्टी का कहना है कि चुनाव के दिनों में इस तरह के बयान के पीछे छिपी राजनीति समझ में आती है। BJP is doing it with a political motive. They are doing it before the elections in order to win the heart of the people of Kashmir. गौरतलब है कि शुक्रवार को बीजेपी महासचिव राम माधव ने जम्मू में कहा था कि अलगाववादियों को राज्य की मुख्यधारा में लौटना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए हैं। पार्टी प्रवक्ता ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह दी। जो भी भारतीय नागरिक संविधान को मानते हुए, उसकी शपथ लेते हुए देश की सेवा अगर करना चाहता है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस, बीजेपी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी दल अपने दम पर चुनाव मैदान में हैं। इसलिए छोटे छोटे वोट बैंक को भी कोई नजरअंदाज नहीं करना चाहता। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून यानी आफ्स्पा को हटाने से सहयोगी कांग्रेस ने उनकी मदद नहीं की। गांदरबल में चुनावी रैली के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सत्ता में आने पर प्राथमिकता के आधार पर इस कानून को हटाने की पहल की जाएगी। पूर्व गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने एक दिन पहले ही इस कानून को हटाने की वकालत की थी। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी इस कानून का विरोध होता रहा है। चिदम्बरम साहब अपने कैबिनेट कोलीग्स को कन्विंस नहीं कर पाए और यहाँ पे मैं कुछ अपने कोलीग्स को कन्विंस नहीं कर पाया। इसमें पीडीपी का भी कोई रोल इतना खास नहीं रहा। उन्होंने भी, जब मैंने आफ्स्पा को हटाने की बात की तो पीडीपी के सदर ने उस वक्त कहा कि ये आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आपको फौज के मशवरे पे करना होगा। और बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर महिलाओं की मौत की वजह दवा में जिंक फॉस्फाइड की मिलावट सामने आ सकती है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के मुताबिक बीमार महिलाओं में जो लक्षण दिखे हैं वो जिंक फॉस्फाइड खाने के बाद दिखते हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर बड़ी तादाद में दवाइयां बरामद की हैं, तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा है। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव आलोक शुक्ला ने खुलासा किया है कि महिलाओं की मौत की वजह चूहा मार दवाई में इस्तेमाल होने वाला जिंक फॉस्फाइड हो सकता है। छापेमारी में ऑपरेशन शिविर में दी गई दवा को बनाने वाली महावर फार्मा की फैक्ट्री में भी जिंक फॉस्फाइड मिला है। इसका इस्तेमाल चूहा मारने की दवाओं में होता है। ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है कि जिंक फॉस्फाइड है टॉक्सिन। आपको फाइनल रिपोर्ट लैबोरेटरी से मिलेगी 1-2 दिन के भीतर। आपको फाइनल ऑफिशियल वर्जन तभी शेयर कर पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस मामले में पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। इस बीच राज्य सरकार ने छापेमारी में करीब 43,34,000 गोलियों और इंजेक्शनों को बरामद किया है। इनमें स्प्रोसिन 500 दवा की 2 लाख टैबलेट हैं, जिसे मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है। परिवार नियोजन ऑपरेशन से बिलासपुर में 17 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि अलग अलग अस्पतालों में 122 महिलाओं का इलाज चल रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को बिलासपुर में ऑपरेशन से जान गंवाने वाली महिलाओं के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने अस्पताल जाकर बीमार महिलाओं का भी हाल जाना। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं है, कि ये सिर्फ लापरवाही का केस नहीं है। यहाँ पे भ्रष्टाचार का भी रोल है, नकली दवाइयों का भी रोल है, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी राज्य सरकार पर घटना से जुड़े तथ्यों को छुपाने और सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद और शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी कुणाल घोष ने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है।
उन्होंने चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाते समय ये बात कही। विपक्षी दलों ने इस मामले की भी निष्पक्ष जांच की मांग की। जेल में खुदकुशी करने की कोशिश करने वाले तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद कुणाल घोष ने दावा किया है कि सारदा घोटाले के जिम्मेदार लोग खुले घूम रहे हैं। उन्होंने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। एसएसकेएम अस्पताल के निदेशक का कहना है कि कुणाल घोष की हालत खतरे से बाहर है। On the Monday, the board will sit with all the reports and they will decide later on about the rest of the procedures. And now what I can say is totally stable, no out of danger. Only thing is that he is not totally cooperative with all the test procedures. विपक्षी पार्टियां कुणाल घोष के मामले में लापरवाही के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। The whole investigation is going on not in a proper way. टीएमसी की सरकार दोषी है और उसके ऊपर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। There is serious lapse on the part of the administration and the government. तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद और सारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी कुणाल घोष ने गुरुवार रात जेल में आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सारदा ग्रुप के मीडिया कंपनी के पूर्व कार्यकारी कुणाल घोष को सीबीआई ने चिटफंड घोटाला मामले में पिछले साल 23 नवंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के 54 जिलों में आज से घरेलू गैस सिलेंडर पर नगद सब्सिडी योजना की शुरुआत हो गई। इससे केंद्र में सब्सिडी बिल में सालाना 8,000 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है। 1 जनवरी 2015 से इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने आज 11 राज्यों के 54 जिलों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना शुरू कर दी। इसके तहत अब उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर के पूरे दाम चुकाने होंगे। सब्सिडी की रकम उनके बैंक खाते में जमा होगी। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के 10, पंजाब के 6, मध्य प्रदेश के 4, दमन दीव के 1, गोवा के 2, महाराष्ट्र के 2, कर्नाटक के 2 जिलों के अलावा तेलंगाना के 3, आंध्र प्रदेश के 9, पुडुचेरी के 1 और केरल के सभी 14 जिलों में योजना शुरू की गई है। इन जिलों के 2 करोड़ 33 लाख परिवार योजना के दायरे में आएंगे। योजना से करीब 15% घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। केंद्र सरकार अगले साल 1 जनवरी से इस योजना को पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर रही है। सब्सिडी हासिल करने के लिए आधार नंबर जरूरी होने की शर्त हटा दी गई है। सरकार 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी राशि देगी। सरकार 31 मार्च 2015 के बाद फिर सब्सिडी की समीक्षा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हिंदी भाषा को भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने दिल्ली में राजभाषा पुरस्कार देते हुए ये बात कही। उन्होंने सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं को जनभाषा में पेश करने पर जोर दिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजभाषा हिंदी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में हिंदी लोगों को जोड़ने वाली मुख्य भाषा है। हिंदी देश की मुख्य संपर्क भाषा है और हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। और योजनाओं को सफलता के लिए उन्हें जनता तक उनकी भाषा में पहुंचाया जाना जरूरी है। राष्ट्रपति ने आम नागरिकों तक विकास का लाभ पहुंचाने के नजरिए से हिंदी और देश की तमाम भाषाओं का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजभाषा पुरस्कार भविष्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिंदी अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। गृह मंत्रालय के तहत आने वाला राजभाषा विभाग हर साल इस समारोह का आयोजन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन चलते चलते छोड़ जाते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र सरकार राज्य में मराठों के लिए 16% आरक्षण पर बॉम्बे हाईकोर्ट से रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में हुई सर्वदलीय बैठक में ये फैसला किया गया। ये अपील अगले हफ्ते दायर की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में सुधार के लिए राशन कार्डों को आधार से जोड़ने पर विचार कर रही है। खाद्य और आपूर्ति विभाग के मुताबिक राज्य सरकार पीडीएस में खामियों को दूर कर योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाना चाहती है। साथ ही प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए आधार से लिंक करने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 20 नए कॉलेज खोले जाएंगे और 55,000 खाली पदों पर बहाली होगी। पार्टी ने दिल्ली को नशा मुक्त राष्ट्रीय राजधानी बनाने की घोषणा की। पंजाब में नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव जनवरी में कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने ये जानकारी दी। उन्होंने इन चुनावों में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन की जीत का दावा भी किया। बादल ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन मजबूत स्थिति में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीटीएम नाम से ट्रैवल मार्ट वेबसाइट शुरू की है। इसका मकसद प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके जरिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर उत्तर प्रदेश की मौजूदगी को व्यापक बनाया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगरा, लखनऊ, वाराणसी को हेरिटेज सर्किट के रूप में विकसित किए जाने पर भी जोर दिया था। बीसीसीआई ने 18 नवंबर को बोर्ड के कार्यकारिणी समिति की आपात बैठक बुलाई है। इसमें बोर्ड के सालाना आम बैठक की तारीखों पर चर्चा होगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में बोर्ड प्रमुख एन श्रीनिवासन और दूसरे अधिकारियों के नाम सामने आने के बाद सालाना बैठक को 4 हफ्ते के लिए टाल दिया गया था। पहले सालाना बैठक 20 नवंबर को होनी थी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और के श्रीकांत चाइना ओपन बैडमिंटन खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है। साइना ने महिला एकल सेमीफाइनल में मेजबान चीन की लिu जिन को 21-17, 21-17 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं श्रीकांत ने पुरुष एकल सेमीफाइनल में जर्मनी के मार्क जेबलर को हराया। फाइनल में श्रीकांत का मुकाबला 5 बार के विश्व चैंपियन लिन डॉन से होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर सहमति बनी है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी से बातचीत के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि वो शांतिपूर्ण पड़ोसी चाहते हैं और एकजुट अफगानिस्तान पाकिस्तान के राष्ट्रीय हित में है।